ये करते हैं शब्दों की इस बनावट और उनके पीछे छिपे अर्थों की खोज। फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब बताया गया है मानवता प्रेमी या परोपकारी। हाँ, और इसमें देखिए जो फिल रूट है वो ध्यान देने लायक है। इसका मतलब होता है प्रेम या लगाव। अच्छा, हम्म। फिल मतलब प्रेम। हाँ, जैसे फिलॉसफी में भी आता है, फिलोसफी मतलब ज्ञान से प्रेम। हाँ, और दूसरा हिस्सा है एंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट। हाँ, ये मानव जाति से जुड़ा है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, मानव विज्ञान। हाँ हाँ, होता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हुआ? फिल यानी प्रेम, एंथ्रोपिस्ट यानी मानव जाति से। तो जो मानव जाति से प्रेम करें। वाह, मतलब मानव प्रेमी। ये बनावट तो सच में अर्थ खोल देती है एकदम। बिल्कुल। तो ये फिल या फाइल जहां दिखे मतलब प्रेम या लगाव की बात हो रही है। स्रोत में उदाहरण भी है बिल गेट्स का। वो एक जाने माने फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल। क्या इसी प्रेम वाली जड़ से जुड़ा कोई और शब्द भी है हमारी लिस्ट में? हाँ, है ना। आप सोचिए कि थोड़ा आखिर में देखिए, एक शब्द है बिब्लियोफाई। बिब्लियोफाइल। हाँ, मिला। यहाँ भी देखिए फाइल आ गया, हाँ। यानी प्रेमी। अच्छा, फिर से फाइल। हाँ और बिब्लियो, हाँ ये किताबों से जुड़ा है। जैसे बाइबल होती है, हाँ, बाइबल। तो बिब्लियोफाइल हो गया पुस्तक प्रेमी। वो इंसान जिसे किताबें बहुत पसंद हो, पढ़ना, जमा करना। अरे वाह, तो फिल या फाइल मतलब प्रेम। ये तो एक बढ़िया कनेक्शन मिल गया शब्दों के बीच। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो शायद विश्वास या मान्यताओं से जुड़े हों। जैसे एक शब्द है अथीस्ट। हाँ, अथीस्ट। इसका अर्थ दिया है नास्तिक, मतलब जो ईश्वर में विश्वास ना करे। इसमें देखिए शुरुआत में ए लगा है। हाँ, ये एक उपसर्ग है, प्रीफिक्स। ए। हाँ, ए। इसका मतलब होता है नहीं या बिना। अच्छा, नहीं। और थीस्ट, थीस्ट वो होता है जो ईश्वर में यकीन रखता है। जैसे थीज़म होता है ईश्वरवाद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में भी लिखा है कि कोई एथिस्ट होकर शायद विज्ञान पर ज्यादा भरोसा रखे। मान्यताओं से ही जुड़ा एक और शब्द है आइकोनोक्लास्ट। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब दिया है परंपरा तोड़ने वाला या जो रूढ़ियों पर चोट करे। इसे भी तोड़कर समझना आसान है। देखिए आइकन का मतलब क्या होता है? आइकन जैसे कंप्यूटर पर होता है। प्रतीक। हाँ, प्रतीक, मूर्ति या कोई स्थापित मान्यता, कोई परंपरा। और क्लास्ट, ये ग्रीक शब्द क्लास्टिस से आया है। क्लास्टिस, हाँ, जिसका मतलब है तोड़ने वाला। तोड़ने वाला। तो आइकोनोक्लास्ट हुआ वो जो स्थापित प्रतीकों, मूर्तियों या मान्यताओं को तोड़े। यानी वो व्यक्ति जो पुरानी चली आ रही रीतियों या विचारों को चुनौती दे। ये तो काफी क्रांतिकारी किस्म का शब्द लगता है। है तो। इन इसका मतलब भी नहीं। बिल्कुल नहीं। और फैलेबल, फैलेबल का मतलब है जो गलती कर सकता है, जो चूक सकता है। फॉल मतलब गिरना या चूक। ये बात तो सही है। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिनमें ये नहीं वाला भाव आता है। जैसे आयल या इन उपसर्ग वाले। इनफैलेबल तो हमने देख लिया। हाँ। एक है इलेजिबल। हाँ, इलेजिबल मतलब अस्पष्ट लिखावट जिसे पढ़ा ना जा सके। बिल्कुल। यहाँ आयल उपसर्ग है, ये भी नहीं का ही भाव दे रहा है, इनकी तरह ही। अच्छा, आयल भी नहीं। हाँ, और लेजिबल का मतलब है पढ़ने योग्य। तो इलेजिबल क्या हुआ? पढ़ने योग्य नहीं। सही। जैसे स्रोत में उदाहरण है डॉक्टर की लिखावट का। अक्सर कहा जाता है ना कि वो इलेजिबल होती है। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत ही आम है, सब समझते हैं। बिल्कुल। एक और इन वाला शब्द है इनएविटेबल, इनएविटेबल, जिसका मतलब है अपरिहार्य, जिसे टाला न जा सके। यहाँ भी वही पैटर्न है। इन मतलब नहीं। हाँ। और इवेडेबल, इवेडेबल मतलब जिसे टाला जा सके। एक शब्द होता है इवेड, मतलब टालना। अच्छा, इवेड से इवेडेबल। हाँ, तो इनएविटेबल हुआ जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसे टाला ना जा सके। जैसे स्रोत का उदाहरण है मौत, जीवन का इनएविटेबल हिस्सा है। बिल्कुल। ये उपसर्ग एल, इन तो शब्दों के अर्थ को एकदम पलट ही देते हैं। हाँ, ये नेगेटिव प्रीफिक्स बहुत काम के हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो शायद जगह या स्थान से जुड़े हैं। जैसे पहला है एपिटाफ। एपिटाफ, हाँ। इसका मतलब है समाधि लेख। इसमें देखिए दो हिस्से हैं, एपी और टाफ। एपी। हाँ, एपी का मतलब होता है ऊपर। जैसे भूकंप का केंद्र होता है ना, एपिसेंटर। हाँ, एपिसेंटर मतलब ऊपर। हाँ, और टैफ, ये ग्रीक शब्द टफोस से है, जिसका मतलब है कब्र। टफोस मतलब कब्र। अच्छा, तो एपिटाफ हुआ कब्र के ऊपर लिखा हुआ लेख, समाधि लेख। जैसे ताजमहल पर शाहजहां का एपिटाफ है, ऐसा उदाहरण दिया है। हाँ, बिल्कुल। जगह से जुड़ा एक और शब्द है एवियरी, मतलब पक्षीशाला। हाँ, एवियरी, इसमें आवी रूट पकड़िए, ये पक्षियों के लिए है। आवी मतलब पक्षी। हाँ, जैसे एविएशन होता है ना, विमानन,
वो भी यहीं से है। अरे हाँ, और एरी, ये जो प्रत्यय है, सफिक्स, ये अक्सर स्थान या जगह बताता है, जैसे लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी या सैंक्चुअरी। बिल्कुल, सैंक्चुअरी। तो एवियरी हुआ पक्षियों का स्थान, जैसे चिड़ियाघर में पक्षी घर होता है। समझ गए। और एक शब्द है आर्काइव, हम्म, मतलब पुरालेख या पुराने दस्तावेजों का संग्रह। आर्काइव, इसमें आर्च रूट है, इसका संबंध प्राचीन या पुराने से है। आर्च मतलब प्राचीन, जैसे आर्कियोलॉजी। हाँ, बिल्कुल, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, और आइव यहाँ पर स्थान या संग्रह को दिखा रहा है। तो आर्काइव हुआ प्राचीन चीजों, मतलब दस्तावेजों वगैरह का संग्रह स्थल। जैसे किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर का आर्काइव। सही। अच्छा, जगहों की बात चल रही है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये भी जगह से जुड़ा है, पर एक डर के साथ। हाँ, बंद जगह का डर। बिल्कुल, इसमें फोबिया तो साफ है, डर। हाँ, फोबिया मतलब डर। और क्लॉस्ट्रो, ये लैटिन शब्द क्लॉस्ट्रम से आया है, जिसका मतलब होता है बंद जगह। क्लॉस्ट्रम मतलब बंद जगह। अच्छा। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ बंद जगह का डर, जैसे किसी किसी को लिफ्ट में महसूस होता है। हाँ, उदाहरण भी यही दिया है। और एक काल्पनिक जगह वाला शब्द भी है, यूटोपिया। यूटोपिया, हाँ। एक आदर्श लोक है ना, एक काल्पनिक सुखद स्थान। इसकी जड़ें भी बड़ी दिलचस्प हैं। यू जो है वो ग्रीक ऊ से है, जिसका मतलब होता है नहीं। मतलब नहीं। अजीब है। हाँ, और टोपिया, टोपिया मतलब जगह, जैसे टोपोग्राफी होता है ना, स्थलाकृति। हाँ, टोपोग्राफी। तो यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी जगह जो है ही नहीं, नो प्लेस। अरे, मतलब एक आदर्श कल्पना बस। बिल्कुल, जैसे स्वर्ग की कल्पना। बिल्कुल, एक ऐसी परफेक्ट जगह जो असल में मौजूद नहीं है। ये तो स्थानों से जुड़े काफी सारे शब्द हो गए। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो समय से, टाइम से रिलेटेड है। हाँ, समय वाले भी हैं कई। जैसे कंटेम्पररी। कंटेम्पररी, इसका मतलब है समकालीन। हाँ, कंटेम्पररी। इसमें कौन का मतलब है साथ। कौन माने साथ, जैसे कॉन्फ्रेंस। हाँ, या कंकरेंट मतलब एक साथ होने वाला। और टेम्पररी, ये तो समय से जुड़ा है, हम जानते हैं। हाँ, टेम्पररी मतलब अस्थाई, समय से जुड़ा। तो कंटेम्पररी हुआ एक ही समय के साथ जुड़े हुए, मतलब एक ही दौर के लोग या चीजें। अच्छा, जैसे दो कलाकार जो एक ही जमाने में काम कर रहे हो, वो बिल्कुल। कंटेम्पररी हुए। बिल्कुल सही। ठीक है। समय से जुड़ा एक और शब्द है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी। इसका मतलब है कालक्रम। क्रोनोलॉजी, यहाँ क्रोनो रूट वर्ड बहुत साफ है, इसका मतलब ही समय होता है। क्रोनो माने समय। हाँ, जैसे क्रोनोमीटर होता है समय मापने का यंत्र। हाँ हाँ। और लॉजी, ये तो हम जानते ही हैं, अध्ययन या क्रम, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। बिल्कुल। तो क्रोनोलॉजी हुआ समय का क्रम या समय का अध्ययन, जैसे इतिहास की घटनाओं का क्रम। घटनाओं को क्रोनोलॉजी में लगाना। हाँ। समझ गए। और एक शब्द है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। मतलब बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर, क्या ये भी समय से जुड़ा है? हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। इसमें एक्स का मतलब है बाहर, एक्स माने बाहर। और टेम्पोर ये समय या तैयारी के बोध से जुड़ा है। टेम्परेरी याद है ना? हाँ, टेम्पररी। तो एक्सटेम्पोर का भाव हुआ समय से बाहर, मतलब बिना पहले से तय समय या तैयारी के। अच्छा, जैसे कोई भाषण बिना तैयारी के दे दिया जाए, मौके पर ही। बिल्कुल, वही होता है एक्सटेम्पोर स्पीच। और कभी-कभी कुछ चीजें समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। उसके लिए शब्द है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट हाँ, ऑब्सोलीट। मतलब अप्रचलित। हाँ। देखिए, इसके लिए स्रोत में कोई सीधी जड़ नहीं बताई है, पर एक याद रखने की ट्रिक दी है। ट्रिक क्या है? इसे ओब्सोलेट की तरह सोचें, मतलब अब सो लेट। ओब्सोलेट, अब बहुत देर हो गई। हाँ, मतलब ये चीज अब पुरानी हो गई, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जैसे VHS टेप्स अब ऑब्सोलीट है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। वीसीआर तो अब दिखते भी नहीं। ये ट्रिक तो वाकई बहुत अच्छी है, याद रहेगी। है ना? है ना? चलिए, अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो किसी व्यक्ति के प्रकार या उसके गुण बताते हैं। हाँ, पर्सनालिटी टाइप्स या गुणों वाले शब्द। जैसे एक है स्टोइक, स्टोइक मतलब धैर्यवान, जो सुख दुख में ज्यादा विचलित न हो, समान रहे। स्टोइक, इसके पीछे एक रोचक कनेक्शन है। स्टो को आप पत्थर यानी स्टोन से जोड़कर देख सकते हैं। स्टो माने स्टोन, पत्थर। हाँ, एक तरह से। और आइक का मतलब होता है जैसा। तो स्टोइक हुआ पत्थर जैसा, जो भावनाओं से अप्रभावित रहे। अच्छा। ये असल में ग्रीक स्टोइक दर्शन से जुड़ा शब्द है। वो लोग तर्क को भावनाओं से ऊपर रखते थे।
यानी मुश्किल हालात में भी एकदम शांत रहने वाला व्यक्ति। हाँ, कुछ वैसा ही। एक और शब्द है पॉलीग्लॉट, मतलब बहुभाषी। पॉलीग्लॉट। यहाँ पॉली रूट है, इसका मतलब है कई या बहुत। पॉली माने कई, जैसे पॉलीगॉन, बहुभुज। बिल्कुल। पॉलीगॉन, पॉलीटेक्निक। और ग्लॉट? ये भाषा या जीभ से संबंधित है। ग्लॉट माने भाषा। हाँ, तो पॉलीग्लॉट हुआ कई भाषाएं जानने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो। सही। फिर एक शब्द है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब दिया है नकचढ़ा या जो बहुत मीन मेख निकाले, खासकर सफाई को लेकर। फेस्टिडियस। हाँ, इसकी सीधी जड़ बताना थोड़ा मुश्किल है, पर इसका संबंध लैटिन के टेडियम से है, जिसका मतलब होता है अरुचि या घृणा। अच्छा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी कमियों, खामियों को लेकर बहुत फास्ट, मतलब तेजी से अरुचि या नापसंदगी महसूस करता है। जो बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हो। हाँ, और जिसे खुश करना मुश्किल हो। अच्छा, जो आसानी से संतुष्ट ना हो। स्रोत का उदाहरण भी है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल। अब दो शब्द हैं जिनमें एम या एम भी आता है। एक है एमेच्योर, मतलब शौकिया। एमेच्योर। यहाँ एम जो है वो प्रेम से संबंधित है, जैसे फ्रेंच में अमूर होता है ना, प्रेम। हाँ, अमूर, मतलब एम प्रेम से जुड़ा है। फिल की तरह। हाँ, उसी तरह का भाव है। और अटेर ये करने वाले को दर्शाता है, कर्ता को। तो एमेच्योर मतलब हुआ प्रेम से करने वाला, यानी किसी काम को पैसे के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए प्रेम से करने वाला। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मतलब निकला। शौकिया, जैसे शौकिया फोटोग्राफर। बिल्कुल। और दूसरा शब्द है एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब जो दोनों हाथों से कुशल हो। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें एम्बी का मतलब है दोनों। एम्बी माने दोनों, जैसे एम्बिग्यूअस, द्विअर्थी। एकदम सही। एम्बिग्यूअस, एम्बिवेलेंट। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल या निपुण। डेक्स्ट्रस माने निपुण। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से दाहिने हाथ यानी डेक्स्टर से जुड़ा था। पहले मानते थे कि दाहिना हाथ ही कुशल होता है। अच्छा। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हुआ जिसके दोनों हाथ दाहिने हाथ जैसे कुशल हों। मतलब जो दोनों हाथों से बराबरी से काम कर सके, जैसे कोई दोनों हाथों से लिख सके। कमाल है। हाँ, ये खास हुनर है। अब कुछ और शब्द लेते हैं जो रह गए हैं। जी। कार्टोग्राफर। हाँ, कार्टोग्राफर। इसका मतलब है मानचित्रकार। यहाँ कार्टो का मतलब है मैप या मानचित्र, जैसे कार्टून भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, कार्टो मने मानचित्र। और ग्राफर, ग्राफर मतलब बनाने वाला या लिखने वाला, जैसे ऑटोग्राफ, बायोग्राफी। हाँ, ग्राफर मतलब लिखने या बनाने वाला। तो कार्टोग्राफर हुआ मानचित्र बनाने वाला, जैसे आजकल गूगल मैप्स वगैरह बनाने वाले लोग। बिल्कुल। एक काफी बड़ा सा शब्द है ओमनिशेंट। ओमनिशेंट। हाँ, मतलब सर्वविज्ञानी, जिसे सब पता हो। इसमें ओमनी रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है सब या सभी। ओमनी माने सब, जैसे ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। हाँ। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। और साइंट, साइंट ज्ञान से संबंधित है, साइंस यानी विज्ञान। हाँ, साइंस। तो ओमनिशेंट हुआ सबको जानने वाला, सर्वज्ञानी। जैसे कहानियों में भगवान को ओमनिशेंट बताया जाता है। सही। ओमनी जैसा ही एक और रूट है जिसका मतलब सब होता है शायद, पैन। हाँ, बिल्कुल। पैन का मतलब भी सब या सभी होता है। और इससे बना शब्द है पैनसिया, मतलब रामबाण, हर मर्ज की दवा। एकदम सही। पैन मतलब सब, और पेनेसिया का संबंध इलाज से है। यह असल में ग्रीक स्वास्थ्य की देवी थी पेनेसिया। अच्छा, देवी के नाम पर। हाँ, तो पेनेसिया हुआ सभी रोगों का इलाज। रामबाण। हाँ, हालांकि स्रोत कहता है कि असलियत में कोई दवा पेनेसिया नहीं होती। ये बात तो है, कोई एक दवा सब ठीक नहीं कर सकती। सही कहा। और एक शब्द है एल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, मतलब परोपकारी। ये थोड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा ही नहीं लगता? हाँ, मतलब काफी मिलता जुलता है, परोपकारी, पर इसकी जड़ थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? इसमें एल्ट का मतलब है दूसरा, जैसे ऑल्टर ईगो होता है ना, दूसरा स्व। हाँ, ऑल्टर ईगो। आल्ट माने दूसरा। और रुइस्ट सोचने वाले को दर्शाता है। ये ईगोइस्ट का उल्टा समझ लीजिए। अच्छा, तो एल्ट्रुइस्ट हुआ दूसरों के बारे में सोचने वाला। हाँ, ये शायद भावना पर, दूसरों के हित की सोच पर थोड़ा ज्यादा जोर देता है।
फिलैंथ्रोपिस्ट शायद कर्म यानी दान वगैरह पर ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, ये तो बहुत बारीक सा अंतर है। जैसे स्रोत में मदर टेरेसा का उदाहरण दिया है ऑल्ट्रुइस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, वो दूसरों के लिए सोचती थी। तो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्शन पर और ऑल्ट्रुइस्ट भावना पर ज्यादा केंद्रित है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। ये अंतर जानना भी दिलचस्प है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमने करीब सभी 25 शब्द देख लिए हैं। हाँ, लगता तो है। हमने इन शब्दों को उनकी जड़ों, उनके उपसर्गों, प्रत्ययों के जरिए समझने की कोशिश की। और ये देखा कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर बड़े अर्थ बनाते हैं। बिल्कुल। और सच कहूं, ये तरीका वाकई काम करता है। सिर्फ मतलब रटने के बजाय जब हम शब्द की बनावट समझते हैं ना, हाँ, तो वो ज्यादा आसानी से और मुझे लगता है ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। सही बात है। तो हमने देखा कि कैसे अंग्रेजी के ये शब्द, जिन्हें हम कभी-कभी मुश्किल मान लेते हैं, असल में कितने लॉजिक हैं, मतलब तर्क पर आधारित हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये तरीका सिर्फ इन्हीं 25 शब्दों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। एक बार आप कुछ आम जड़ें जैसे फिल, ओमनी, क्रॉन, लॉजी, ग्राफ, इन, इनको पहचानना सीख जाते हैं, हाँ, तो आप इनसे बनने वाले कई और नए शब्दों का अर्थ भी अंदाजा लगा सकते हैं। आसानी से समझ सकते हैं। अरे वाह, ये भाषा सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक खोज जैसा बना देता है, एक तरह का एडवेंचर। ये तो सच में भाषा की इमारत की ईंटों को पहचानने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल। एक बार ईंटें समझ आ गईं, तो फिर पूरी इमारत की बनावट समझना आसान हो जाता है। एकदम सही उपमा है। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल